हेलो ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर, क्या हाल चाल। आपका स्वागत है इस वीडियो में जिसका नाम है वीकली मार्केट रिव्यू, जो मैं हर वीक करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में हम देखते हैं कि मार्केट इस हफ्ते कैसा रहा है और अगले हफ्ते कैसा जा सकता है, कौन सा सेक्टर कौन सा स्टॉक चला है या चलने वाला है, या किसमें ब्रेकआउट हुआ है या किसमें डाउन डाउन ट्रेंड चालू हुआ है। और हम पूरा एनालाइज करते हैं मार्केट को और ग्लोबल मार्केट्स को भी देखते हैं साथ में कि ग्लोबल मार्केट्स में क्या हुआ है जिस कारण हमारा मार्केट कोई इम्पैक्ट पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं पहले ग्लोबल मार्केट्स। तो चलिए चलते। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं ग्लोबल मार्केट्स ने इस हफ्ते क्या किया। यूएस से बाजार ऊपरी स्तरों से 3% गिरा है। डाउ जोन्स 3.25% डाउन है और नेस्डैक 6.5% डाउन था, लेकिन थोड़ा सा रिकवर करके 6% पे क्लोजिंग दी है। कैक फ्रांस का इंडेक्स 4.25% डाउन है। डेक्स जर्मनी का इंडेक्स 3.25% डाउन है। यूरो 50 यूरो स्टॉक्स वो 5% की गिरावट के साथ बंद हुआ। FTSE यूके का इंडेक्स 3.25% की गिरावट के साथ बंद हुआ इस हफ्ते। जापान, जो एशियन बाजार में सबसे पहले जापान का नाम आता तो जापान 6% की गिरावट के साथ बंद हुआ इस हफ्ते। कॉस्पी साउथ कोरिया तकरीबन 5% की गिरावट के साथ बंद हुए। और शंघाई कंपोजिट चाइना का इंडेक्स 3.25% की गिरावट के साथ बंद हुआ। और इसमें गिरावट का कारण सबसे बड़ा रहा जो यूएसए था, यूएसए का मार्केट। तो यूएसए का मार्केट जो जॉब डेटा आया उसके कारण फिर से एक बार इस महीने गिरा है। जो जैसे ही अगस्त में स्टार्टिंग में गिरा था वैसे ही अगस्त इस सितंबर की स्टार्टिंग से ही गिरा है। और इसमें दूसरा कारण रहा सबसे बड़ा वो था एनवीडिया का क्वार्टरली रिपोर्ट। जो एनवीडिया क्वार्टरली रिपोर्ट आई है उसमें एनवीडिया ने एक दिन में 250 बिलियन का मार्केट कैप खोया और 20% डाउन रहा इन 2 हफ्तों में। तो ये दो कारण थे जो यूएसए बाजार को सबसे ज्यादा गिराने में रहे हैं। और अब डाउ जोन्स एक क्रूशियल सपोर्ट एरिया पे आ चुका है जिसमें 50 डे मूविंग एवरेज का सपोर्ट है और वहां पे एक बड़ा गैप दिख रहा है जिसके ऊपर वो सपोर्ट ले रहा है। और 38% का रिट्रेसमेंट लेवल भी है वही। तो ये एक सपोर्ट एरिया बन चुका है यहाँ पे। तो इस पे अगर ये सपोर्ट लेगा डाउ तो हमें सपोर्ट एरिया मिल जाएगा जिससे हम स्टेबल हो जाएंगे। अगर डाउ स्टेबल भी रहता तो हमारा बाजार स्टेबल हो जाएगा जिससे ज्यादा इंपैक्ट नहीं होगा। और नेस्डैक भी एक सपोर्ट एरिया के पास आ चुका है जिसमें 200 मूविंग एवरेज प्लस 61% का रिट्रेसमेंट हो चुका है। जो मार्केट अगस्त से रैली किया था फिर से अपने हाइस तक, तो वहां पे रिट्रेसमेंट लेवल बन चुके हैं। और इंडियन बाजार को देखते हैं तो निफ्टी नॉट ट्रेडिंग सेशन के बाद 25,000 के नीचे बंद आया है। सेंसेक्स भी 1.5% गिरा है इस हफ्ते। बैंक निफ्टी भी 1.5% गिरा है। इंडिया विक्स भी बढ़ा है 7%। जो फ्राइडे को क्लोजिंग थी उसमें फ्राइडे को इंडिया विक्स 7% बढ़ा था। वॉलेटिलिटी बढ़ चुकी है वैसे मार्केट्स में। और निफ्टी 50 ने इसी हफ्ते 25,333 का अपना ऑल टाइम हाई बनाया था और अपने हाई से अभी 2% नीचे दिख रहा है। निफ्टी जो क्लोज हुआ है वो 24,852 पे हुआ है। ये भी एक बहुत क्रूशियल लेवल पे क्लोज हुआ है। और निफ्टी ने भी 38% के रिट्रेसमेंट लेवल के पास आके क्लोजिंग दी है। तो अगर ये रिट्रेसमेंट लेवल टूटेगा तो हमें 6150 या 61 तक दिखाई दे सकता है निफ्टी आते हुए। जो 24,400 300 का लेवल है वो वहां तक यहाँ से 500 पॉइंट की और जगह नीचे बनती है अगर निफ्टी यहाँ से गिरेगा। अगर यहाँ से निफ्टी सपोर्ट लेता है तो निफ्टी में अभी जो हमें रेजिस्टेंस लेवल देखने को मिलेगा 25,000 का और 25,100 का रेजिस्टेंस लेवल देखने को मिलेगा। क्योंकि वहीं पे जो सपोर्ट एरिया था पहले वहीं पे सपोर्ट ले रहा था लेकिन वहां से गिरा तो काफी नीचे गिरा था और अब वही हमें होल्ड रेजिस्टेंस का काम करते हुए मिल सकता है वो एरिया। तो ये एक बैड फ्राइडे हुआ था। तो एक बैड फ्राइडे लीड्स टू बैड मंडे। अगर खराब क्लोजिंग आती है तो शुरुआत भी खराब हो सकती है मंडे को। तो हमने इंडियन मार्केट्स का परफॉर्मेंस देख लिया। अब देखते हैं सेक्टर का परफॉर्मेंस इस हफ्ते क्या रहा है। तो इंडियन मार्केट में जो सेक्टर परफॉर्मेंस थी इस हफ्ते वो निफ्टी फार्मा 0.1% ऊपर था। आईटी 1.5% डाउन था। एफएमसीजी स्टेबल था। निफ्टी ऑटो 2.5% डाउन था। निफ्टी पीएससी 3.5% डाउन था। निफ्टी पीएससी 0.5% डाउन था। निफ्टी रियलिटी 2% डाउन था। निफ्टी इंफ्रा 2.5% डाउन था। और कंज्यूमर ड्यूरेबल में कोई चेंज नहीं देखने को मिला इस हफ्ते। तो मैंने पिछले हफ्ते भी बताया था कि निफ्टी फार्मा, निफ्टी आईटी, निफ्टी एफएमसीजी और निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल को ही हम ट्रेड करेंगे। ये 4 स्टॉक्स हमने डिसाइड किए थे ट्रेड करने के लिए और इन्हीं 4 स्टॉक्स में ही सबसे कम गिरावट देखने को मिली। और यही 4 स्टॉक्स जो है इनमें से स्टॉक्स जो सेक्टर यही सेक्टर चला है। तो अब देखते हैं कौन सा टॉप गेनर और टॉप लूजर रहा इस हफ्ते स्टॉक्स में। तो सबसे बड़ा जो स्टॉक था गेनर वो था हीरो मोटो, फिर उसके बाद था एशियन पेंट्स, फिर था बजाज फिनसर्व, फिर था टाइटन और एसबीआई लाइफ। और हमें जो डाउन में देखने को मिले वो था कोल इंडिया 7% गिरा। ओएनजीसी 6.5% गिरा। टाटा मोटर्स भी 5.5% गिरा। डॉक्टर रेड्डी लैब भी 5.25% गिरा और एनटीपीसी भी 5.25% गिरा। तो ये टॉप गेनर और टॉप लूजर्स की लिस्ट थी। तो अब देखते हैं निफ्टी का चार्ट और चलते हैं चार्ट पे और एनालाइज करते हैं निफ्टी और बैंक। तो हम आगे निफ्टी के चार्ट पे। तो ये है निफ्टी का डेली चार्ट। हम पहले देखते हैं इसको वीकली चार्ट पे। तो वीकली चार्ट पे निफ्टी क्या कर रहा है। तो वीकली चार्ट पे देख लेते हैं निफ्टी को क्योंकि मंथली तो ऑलरेडी इसका स्ट्रॉन्ग है। तो वीकली चार्ट पे निफ्टी ठीक ठाक दिख रहा है अभी हमें। वीकली चार्ट पे तो निफ्टी ऊपर है। वीकली चार्ट पे निफ्टी ऊपर दिख रहा है रैली जो की थी।
फिर से अब डेली चार्ट पे आते हैं। तो डेली चार्ट पे भी निफ्टी हमें 20 मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेते हुए दिखाई दे रहा है। ये 20 मूविंग एवरेज पे सपोर्ट ले रहा है निफ्टी। इसमें एक रिट्रेसमेंट लेवल लगा के देखते हैं, जो ये रिट्रेसमेंट हुआ था इसमें एक रिट्रेसमेंट लेवल लगा के देखते हैं इस पे कि रिट्रेसमेंट के हिसाब से निफ्टी कहाँ तक हमें अभी दिख सकता है। तो ये रिट्रेसमेंट लेवल लगा है निफ्टी का, तो ये 38% रिट्रेसमेंट लेवल पे दिख रहा है निफ्टी यहाँ से। आप देखें तो 38% पे और 20 मूविंग एवरेज का सपोर्ट है। ये भी एक क्रूशल जोन बन चुका है निफ्टी के लिए 24,800। अगर यहाँ से निफ्टी जाएगा तो ये नीचे में हमें दिखेगा 24,600 के तकरीबन हमें ये सपोर्ट एरिया दिखाई दे रहा है, जो 50 डे मूविंग एवरेज का सपोर्ट है। पिछले भी इसने जो गिरा था इतना तेजी से कि 50 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया था, और अगला सपोर्ट भी हमें ये यहाँ पे दिख सकता है। अब देखते हैं बैंक निफ्टी को, तो बैंक निफ्टी क्या कर रहा है। तो चलिए बैंक निफ्टी के चार्ट पे चलते हैं। तो हम आगे बैंक निफ्टी के डेली वीकली चार्ट पे, तो वीकली चार्ट पे तो हमें एक बेयरिश एंगल्फिंग पैटर्न दिखाई दे रहा है, और ये भी 20 वीक का सपोर्ट लेते हुए दिखाई दे रहा है। 20 मूविंग एवरेज का सपोर्ट लेते हुए दिखाई दे रहा है वीकली चार्ट्स पे। और इसने पहले भी यहाँ पे 20 मूविंग एवरेज का सपोर्ट लेकर ही ऊपर चला था, जो ट्रेंड गिर के आया था नीचे, तो अभी भी उसी एरिया के पास ही चल रहा है। अब देखते हैं इसको एक बार डेली चार्ट पे। तो डेली चार्ट पे मैंने कई दिनों से आपको बता रहा था, पहले भी अपने वीडियोस में बताया था कि 50 डे मूविंग एवरेज के पास है, इसको रेजिस्टेंस मान रहा है। यहाँ से ये ऊपर निकला तो स्ट्रॉन्ग, और यहाँ से इसको रेजिस्टेंस मानेगा तो वीक हो जाएगा। तो वही वो एग्जैक्ट इसने 50 डे मूविंग एवरेज को रेजिस्टेंस लिया और इसके 20 मूविंग एवरेज को भी नीचे ब्रेक कर दिया, और अब इसका सपोर्ट लेवल 49,700 का बनता है। अगर ये कल होके ये एक अच्छा गैप अप ओपन, यहाँ से गैप अप ही खुल जाए, अगर इस लेवल के ऊपर खुल जाए, ये डब्ल्यू पैटर्न की नेकलाइन के ऊपर चला जाए, शेडो लेके ऊपर खुलने के बाद या गैप अप खुल जाए, तो ये एक सीआईपी हो जाएगा, चेंज इन पोलैरिटी। तो इसमें एक हमें लोअर, जो इसमें लोअर लोस चल रहे थे, इसमें हमें हायर लो मिल जाएगा, पहला हायर लो मिल जाएगा, इसके बाद हमें ट्रेंड ऊपर देखने को मिल सकता है इसमें। तो अब चलिए सेक्टर्स के चार्ट पे चलते हैं और सेक्टर्स के चार्ट देखते हैं। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं फार्मा का स्टॉक, फार्मा का चार्ट। तो फार्मा तो हमें वीकली चार्ट पे अच्छा दिखाई दे रहा है, डेली चार्ट पे भी हमें अच्छा दिखाई दे रहा है। तो फार्मा स्ट्रॉन्ग है, तो अभी हमें फार्मा में ही ट्रेड करने को देखना होगा। तो फार्मा तो स्ट्रॉन्ग है। अब देखते हैं आईटी का चार्ट। तो आईटी भी अभी हमें स्टेबल दिखाई दे रहा है उस हिसाब से, तो आईटी को भी हम देख सकते हैं, लेकिन अभी थोड़ा यूएसए मार्केट थोड़ा सा डाउन है, लेकिन आईटी हमारे स्टेबल दिखाई दे रहा है। यानी यूएसए का अगर थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाए आईटी सेक्टर को, तो आईटी सेक्टर अच्छा चल सकता है, क्योंकि बहुत सारे जो इसका रेवेन्यू आता है आईटी सेक्टर का, जो आईटी कंपनीज का, वो यूएसए के क्लाइंट से आता है। अगर इकोनॉमिक स्लो डाउन होता है यूएसए में, थोड़ा इनका बिजनेस को इम्पैक्ट पड़ेगा, जिससे हमें थोड़े नीचे के लेवल देखने को मिलते हैं। बट अभी तो हमें ये स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है। अगर थोड़ा सा इंप्रूव होता है यूएसए का मार्केट, तो ये भी इंप्रूव हो सकता है। तो अभी डेली में बहुत अच्छा चार्ट दिख रहा है आईटी का। तो अब देखते हैं एफएमसीजी। तो एफएमसीजी के चार्ट पे है, तो एफएमसीजी भी डेली चार्ट पे बहुत अच्छा दिख रहा है, सीआईपी दिख रहा है, प्लस इसमें 20 मूविंग एवरेज का सपोर्ट दिख रहा है, यानी एफएमसीजी भी स्टेबल दिख रहा है। बस थोड़ा सा आरएसआई 60 के नीचे जाने लगा है, बस वही एक कंसर्न। बाकी तो प्राइस एक्शन के हिसाब से बहुत अच्छा दिख रहा है। प्राइस के हिसाब से यहाँ पे ये सपोर्ट बनाएगा, ये वाला एक जो है एरिया, ये सपोर्ट का काम कर सकता है। अगर इसके नीचे आएगा तो हमें होल्ड देखने को मिलेगा। ये जब भी लेकिन मार्केट में अगर कोई इंडिसिजनेस बढ़ती है, कोई कंफ्यूजन बढ़ता है मार्केट में, तो पहला काउंटर लोगों का यही होता है, फार्मा और एफएमसीजी। तो एफएमसीजी अभी अच्छा दिख रहा है। तो अब देख लेते हैं ऑटो का चार्ट। तो हम आ गए निफ्टी ऑटो के चार्ट पे। तो ये ऑटो का वीकली चार्ट है। वीकली में भी ऑटो थोड़ा सा हमें साइडवेज दिखाई दे रहा है, इतनी गिरावट नहीं है ऑटो में, लेकिन फिर भी थोड़ा साइडवेज दिखाई दे रहा है, और ये थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग वाला सिनेरियो बन रहा है यहाँ से। तो डेली में भी ऑटो थोड़ा साइडवेज और डाउन में आते हुए दिखाई दे रहा है। तो ऑटो से हमें अभी दूर रहना चाहिए। ऑटो में अभी कोई स्टॉक अगर अच्छा है और मार्केट अच्छा होता है तो ही करेंगे। सेक्टर तो ओवरऑल हमें थोड़ा सा वीक दिखाई दे रहा है। तो अब चलते हैं, देखते हैं एनर्जी सेक्टर को। तो ये एनर्जी का वीकली चार्ट खुला हुआ है निफ्टी एनर्जी का। तो एनर्जी हमें थोड़ा सा डबल टॉप करते हुए दिखाई दे रहा है, और कैंडल भी बहुत एक रेड कैंडल बन चुका है, बेरिश इंगल्फिंग पैटर्न बन चुका है। और डेली में भी ये बॉलिंजर बैंड के साथ साथ नीचे दिखाई दे रहा है। बैंड का मोमेंट भी नीचे हो चुका है, और 50 डे मूविंग एवरेज को भी ब्रेक कर दिया। यानी एनर्जी तो अभी बिल्कुल ही लेने लायक नहीं है। अगर इसको शॉर्ट करना हो तो आप शॉर्टिंग के लिए इसमें स्टॉक्स देख सकते हैं। तो एनर्जी तो हमारे रडार से बाहर है। तो अब देखते हैं पीएसयू बैंक को। पीएसयू बैंक्स भी हमें अभी डाउन दिख रहे हैं। पीएसयू बैंक्स में भी डेली चार्ट में 200 मूविंग एवरेज का ब्रेक डाउन हो चुका है, तो हम इससे भी दूर रहेंगे, इनको भी नहीं हाथ लगा। तो निफ्टी पीएससी का चार्ट है ये वीकली। तो इसमें भी थोड़ी सी ऊपर इसके लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग दिख रही है, और ये काफी दिनों से साइडवेज ही चल रहा है, तो इसमें भी इतना मोमेंटम नहीं है। डेली चार्ट भी देख लेते हैं एक बार। तो डेली चार्ट में भी आप देख सकते हैं बॉलिंजर बैंड के अंदर ही था, ये काफी दिनों से वोलेटिलिटी बढ़नी नहीं थी, अब ये डाउन ट्रेंड में वोलेटिलिटी बढ़ा रहे हैं, यानी 50 डे मूविंग एवरेज को भी इसने ब्रेक कर दिया है। तो इसमें भी एक डाउन ट्रेंड देखने को मिल सकता है। तो इनसे भी हमें दूर रहने की जरूरत है। अगर शॉर्ट करना हो तो आप इनमें शॉर्ट जरूर कर सकते हैं, अगर लॉन्ग के लिए तो इनसे भी दूर रहें। अब देखते हैं निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल का चार्ट। तो ये रहा कंज्यूमर ड्यूरेबल का चार्ट। तो ये तो हमें अच्छा दिखाई दे रहा है, इतना कुछ खास नहीं हुआ इस हफ्ते, और मतलब ये होल्ड ले रहा है। जो ये इसने ट्रेंड दिया था, ये वाला ट्रेंड जो दिया था, अब इसका ये होल्ड टाइम है यहाँ पे। अब ये ब्रेकआउट देगा तो हम इसको ट्रेड कर सकते हैं। तो हमारे सेक्टर्स हमें मिल चुके हैं, निफ्टी, फार्मा, एफएमसीजी,
कंज्यूमर ड्यूरेबल, और इसके बाद हम आईटी करेंगे क्योंकि आईटी हमारा चौथा होगा। तो आईटी को हम लास्ट में देखेंगे। सबसे पहले हम फार्मा में करेंगे, अगर अनसर्टेनिटी रहती है मार्केट में तो सबसे पहले फार्मा रहेगा और एफएमसीजी, फिर उसके बाद कंज्यूमर ड्यूरेबल और आईटी रहेंगे। अगर ब्रेकआउट दिखता है और नेस्डैक स्टेबल होता है तो फिर हम अपनी पोजीशंस को रिवर्स करेंगे और फिर उसको आईटी में लेके जाएंगे। आईटी भी, क्योंकि आईटी बहुत मोमेंटम में है, आईटी सेक्टर में ब्रेकआउट है, लेकिन अभी वो नेस्डैक एक होल्ड का काम कर रहा है आईटी के लिए, तो इसलिए आईटी को हम नजर में रखेंगे। तो अब देख लेते हैं स्टॉक्स के चार्ट्स को, किन स्टॉक्स में अच्छा मोमेंटम हमें दिख रहा है। तो चलिए चलते हैं स्टॉक्स के चार्ट पे। पहला जो हमारा स्टॉक है वो है लुपिन। हम लुपिन काफी दिनों से डिस्कस कर रहे हैं, जब से ब्रेकआउट हुआ, जब से ही हम लुपिन को डिस्कस कर रहे हैं, जब से ये ब्रेकआउट हुआ था इस लेवल का 2130 के लेवल का, तब से डिस्कस कर रहे हैं। और लुपिन उसके बाद थोड़ा सा यहाँ पे नीचे आया था, लेकिन उसी दिन ऊपर क्लोजिंग आ गई थी लुपिन की। अब थोड़ा सा रेड कैंडल बनाया, अगर ये 2200 के आसपास हमें दोबारा से मिलता है तो हम इसमें री एंट्री करेंगे, क्योंकि इसमें टारगेट काफी बड़ा है। 2500-2600 का तो पहला टारगेट ही बनता है इसमें लुपिन में, और उसके बाद 3400 का टारगेट बनता है अगर आप इसको पोजिशनल ट्रेड करते हैं काफी 2-3-4 महीनों के लिए तो है। अब देख लेते हैं दूसरा स्टॉक कौन सा है जो हमारे रडार पे है। तो हम आ गए इप्का लैब के चार्ट पे। तो इप्का लैब में हमें ये कप पैटर्न का ब्रेकआउट दिख रहा था मंथली पे, ये कप पैटर्न ब्रेकआउट हुआ, उसी पे सीआईपी करके ये अभी ऊपर निकला। तो हमारा दूसरा स्टॉक है इप्का, ये भी फार्मा सेक्टर से है और ये भी आप देख सकते हैं इसमें काफी अच्छा वॉल्यूम आया इस हफ्ते और ये ऊपर गया है, ब्रेकआउट लेवल के ऊपर सस्टेन हुआ है। थोड़ा सा जब फ्राइडे को थोड़ा सा गिरा था, यानी ये हमारे अभी लेने वाले लेवल पे, हमने पहले पिछले हफ्ते भी इसको बाय किया था, तो पिछले हफ्ते ये थोड़ा सा डाउन हुआ था, उसके बाद अच्छा मोमेंटम दिया और अभी भी हम इसको ले सकते हैं। तो दूसरा स्टॉक हमारा इप्का लैब हो गया। अब देखते हैं तीसरा स्टॉक। तो हम आ गए मैरिको के चार्ट पे, जो हमारा तीसरा स्टॉक है एफएमसीजी सेक्टर का ये स्टॉक है। इसमें एक ब्रेकआउट हुआ था, वॉल्यूम्स बहुत अच्छा आया था, उसके बाद ये थोड़ा ब्रेकआउट देने के बाद थोड़ा सा साइडवेज हो चुका है और अब ये इसने एक सपोर्ट लिया है 20 मूविंग एवरेज का वीकली चार्ट्स में, और डेली में भी ये सपोर्ट लिया है इसने और 50 डे मूविंग एवरेज को क्रॉस करके ऊपर जा रहा है। तो यानी हमारा तीसरा स्टॉक ये है मैरिको। तो मैरिको में अभी हमारा टारगेट, इस जो ब्रेकआउट लेवल का टारगेट था, इसी अभी पड़ा हुआ है हमारा 750 तक ब्रेक टारगेट बनता है ब्रेकआउट लेवल का। इसमें अभी वॉल्यूम भी आया और इसने 20 मूविंग एवरेज और 50 मूविंग एवरेज को फिर से क्रॉस किया एक बार ब्रेक करने के बाद, तो ये अभी हमें स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। तो हमारा तीसरा स्टॉक है मैरिको। अब देख लेते हैं चौथा स्टॉक कौन सा है। तो चौथा स्टॉक है हमारा डाबर एफएमसीजी सेक्टर से। अगर डाबर में ये ब्रेकआउट हो जाता है, जो ये ब्रेकआउट लेवल है, ये ब्रेकआउट हो जाता है अपना और डाबर 665 के ऊपर निकलता है और क्लोजिंग देता है, तो हम डाबर को बाय करेंगे, जिसमें हमारा टारगेट 750 का हो जाएगा। तो हमारा चौथा स्टॉक डाबर है। इसको एक बार डेली चार्ट में भी करके बता देता हूँ मैं। डेली चार्ट में बिल्कुल रेजिस्टेंस के पास है, इसने एक रैली करने के बाद रेजिस्टेंस को ये देख रहा है, अगर इसको ब्रेकआउट होता है अच्छे वॉल्यूम के साथ तो हम डाबर को ले सकते हैं। तो हमारा चौथा स्टॉक हो गया डाबर। अब चलते हैं पांचवें स्टॉक की तरफ, और हमारा पांचवा स्टॉक है एचसीएल टेक, जो हमने ब्रेकआउट पे लिया था 1700 के लेवल पे। अब ये 1800 तक गया था, 1756 आ चुका है। अगर ये दोबारा से सीआईपी करता है यहाँ पे और ये 20 मूविंग एवरेज का सपोर्ट लेता है तो हम इसको दोबारा से देख सकते हैं, लेकिन हम आईटी को जब भी करेंगे जब थोड़ा सा अमेरिकन बाजार स्टेबल हो जाएगा। तो ये पांचवा स्टॉक है। अब दो स्टॉक्स और देख लेते हैं जो हमें अच्छे दिख रहे हैं, तो चलिए वो दो स्टॉक्स को और देख लेते हैं साथ में। जो हमारा छठा स्टॉक है वो है अपोलो टायर, ऑटो सेक्टर से। ऑटो सेक्टर थोड़ा सा वीक है, अगर ऑटो सेक्टर थोड़ा सा सही हो जाए तो अपोलो टायर भी अच्छा बाय बन सकता है, क्योंकि एक डब्ल्यू पैटर्न पे है और इसमें ये 20 और 200 मूविंग एवरेज का सपोर्ट है और नीचे से वॉल्यूम भी आ रहा है और ये डब्ल्यू पैटर्न का नेकलाइन ब्रेक होता है। ये हमने 500 पे बाय किया था और अभी नेकलाइन पे और ऐड कर सकते हैं इसमें, नेकलाइन पे और फ्रेश एंट्री भी ले सकते हैं। अगर ये नेकलाइन ब्रेक हो जाता है, जो ये दिख रहा है हमें नेकलाइन, अगर इसका ब्रेकआउट दे देता तो हमें ये 550-560 के लेवल्स तक जाता हुआ दिखाई दे सकता है जल्दी। तो पांचवा हो चुका है हमारा, छठवां हो चुका है। अब देख लेते हैं एक और स्टॉक है और उसके बाद रिलायंस और एचडीएफसी को भी देखेंगे कि उनकी वजह से मार्केट कहाँ गिरा है या क्या हुआ है उनकी वजह से। तो दो चार स्टॉक्स को चार्ट्स और देख लेते हैं, फिर उसके बाद इस वीडियो को एंड करते हैं। तो हमारा अगला स्टॉक है इन्फोसिस। इन्फोसिस भी आईटी सेक्टर का स्टॉक है और काफी वेटेज रखता है निफ्टी में। अगर निफ्टी चलेगा तो इन्फोसिस भी चलेगा, अगर इन्फोसिस गिरेगा तो निफ्टी को भी अपने साथ लेके जाएगा, जैसे हमने देखा है। तो इन्फोसिस में एक ब्रेकआउट हुआ था 1953 रुपीज लेवल का, 1953 रुपीज का। तो उसके बाद इसमें एक फॉल्स ब्रेकआउट हुआ, हमने एंट्री ली थी लेकिन हमें अपनी एंट्री रिवर्स करनी पड़ी। हमने यहाँ से अपनी एंट्री को काट लिया था क्योंकि इसमें ओपन हाई सेम लग गया था अगले दिन, तो उसकी वजह से मार्केट को थोड़ा सा गिरना पड़ा और मार्केट भी थोड़ा सा, ये इन्फोसिस को गिरना पड़ा और मार्केट भी थोड़ा सा अनस्टेबल हो गया था। अब ये सीआईपी लेवल पे आ चुका है, 20 मूविंग एवरेज का सपोर्ट है और एक प्राइस का सीआईपी है, जो इसका ये रेजिस्टेंस एरिया था डबल टॉप सा, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये डबल टॉप कर रहा था, उसको इसने ब्रेकआउट किया, अब उसके सीआईपी लेवल पे है। अगर यहाँ पे ग्रीन कैंडल दिखता है और अच्छा वॉल्यूम आता है तो हम इसको फिर से बाय कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारे स्टॉक्स जो हम इस हफ्ते बाय कर सकते हैं। अब देख लेते हैं रिलायंस और एचडीएफसी को कि ये क्या कर रहे हैं। तो हम आगे रिलायंस के मंथली चार्ट पे, तो रिलायंस मुझे मंथली चार्ट पे अभी थोड़ा सा रेड कैंडल्स ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। अब देखते हैं वीकली चार्ट्स को। तो वीकली चार्ट में भी इसने 20 मूविंग एवरेज को ब्रेक कर दिया है और एक बड़ा रेड वॉल्यूम भी दिख रहा है इसमें। और अब देखते हैं डेली चार्ट को। तो डेली चार्ट पे भी इसने 20 और 50 डे मूविंग एवरेज को ब्रेक किया और 50 डे मूविंग एवरेज का काफी दिनों से रेजिस्टेंस ले रहा है, जो मैं अपनी पुरानी वीडियोस में ही बता रहा हूँ। अब इसका सपोर्ट 1900 के आसपास है, अगर ये 1900 के सपोर्ट और
2890 का सपोर्ट एरिया है ये, इसको सपोर्ट बनाते हुए इसमें डबल बॉटम बन सकता है। अगर इस डबल बॉटम पे सपोर्ट लेके ये फिर निकल सकता है। अगर इसको ब्रेक करेगा तो मार्केट के लिए और झटका का कारण बनेगा। तो अब देखते हैं एचडीएफसी ने क्या किया इस हफ्ते। तो ये रहा एचडीएफसी का डेली चार्ट। मैंने एचडीएफसी में भी आपको बताया था कि ये साइडवेज है और ये 50 डे मूविंग एवरेज को रेजिस्टेंस ले रहा है, और अगर ये गिरेगा तो बैंक निफ्टी भी गिर सकता है, लेकिन ये गिरा नहीं, थोड़ा सा साइडवेज रहा। तो और बाकी जो बैंक निफ्टी के स्टॉक्स थे जैसे आईसीआई बैंक और एक्सिस बैंक जो काफी वेटेज रखते हैं, और एसबीआई बैंक, तो वो गिरे और तो वो भी बैंक निफ्टी को नीचे लेकर गए। इसने तो फिर भी एक स्टेबलनेस दिखाई। अगर ये भी गिरता तो बैंक निफ्टी बहुत ज्यादा गिर सकता था इसकी वजह से और उन सब बैंकों की वजह से। और इन्फोसिस ने निफ्टी को भी थोड़ा सा ड्रैग किया। जो निफ्टी और बैंक निफ्टी में सबसे ज्यादा वेटेज एचडीएफसी का है और रिलायंस का है निफ्टी में, और इन्फोसिस का है। इन तीनों का सबसे ज्यादा वेटेज निफ्टी में है। और बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में एचडीएफसी, आईसीआई, एक्सिस और एसबीआई के, इन चारों का सबसे ज्यादा वेटेज है। ये था इस हफ्ते का वीकली मार्केट रिव्यू। इसमें हमने बात की सेक्टर्स की, स्टॉक्स की और ग्लोबल मार्केट्स की, किस वजह से गिरा और क्या जो लेवल्स हो सकते हैं, कहाँ रुक सकता है निफ्टी, कहाँ रुक सकता है, क्या बैंक निफ्टी में हुआ, और ये सब हमने इसमें डिस्कस किया। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपने काफी कुछ इससे सीखा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जब Like, comment, and subscribe.